हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो तक हमने डेफिनेशन पार्ट की 15 डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे डेफिनेशन का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन 16 से आगे। तो शुरू करते हैं। अब अगर बात करें डेफिनेशन की, हमारे अभी तक हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 इलीगल तक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 16, जो कि कहता है किसके बारे में, जज के बारे में। अब अगर मैं बात करूं कि आईपीसी में ये कहाँ गिवन थी जज की डेफिनेशन, तो आईपीसी में ये डेफिनेशन गिवन थी सेक्शन नंबर 19 के अंदर। आईपीसी में कहाँ थी? आईपीसी में थी सेक्शन नंबर 19 के अंदर। ये बात ध्यान रहेगी। अब इसमें लिखा क्या है? जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियली जज के रूप में डेजिग्नेटेड हो, और साथ साथ इंक्लूड्स कौन सा पर्सन? हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड हो क्या करने में? टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल, क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव जजमेंट। मतलब वो किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या दे सके? डेफिनेटिव जजमेंट दे सके, पहली चीज। और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। मतलब जिसके अगेंस्ट में अपील ना जा सके वो डेफिनेटिव। मतलब पहले तो ये बता दिया गया कि जज कौन होता है, जज का काम क्या होता है, और जो वो जजमेंट होगी वो डेफिनेटिव कब मानी जाएगी। तो इसमें ये तीन चीजें बताई गई है। और अ जजमेंट इफ confirmed by some other authority would be definitive। तो हमें इसमें तीन चीजें याद रखनी है। पहली, जो जज होगा वो क्या होगा? ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होगा। दूसरी, एम्पावर्ड बाय लॉ होगा। किस चीज को करने में? जजमेंट को देने में। कहाँ पे? किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। अब डेफिनेटिव जजमेंट क्या होती है? जिसके अगेंस्ट में अपील ना हो, या फिर जो किसी सम अदर अथॉरिटी के द्वारा पास की गई हो। ये बात समझ में आती है? आगे देखते हैं सब क्लॉज 2। हु इज वन ऑफ बॉडी और अ पर्सन विच बॉडी ऑफ अ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। मतलब क्लॉज 1 में तो बात कर दी थी कि खाली सिंगल पर्सन के बारे में। अब क्लॉज 2 में बात कर दिया अगर वो डबल बेंच बैठी है, ट्रिपल बेंच बैठी है, या जितने भी जजों की बेंच बैठी है, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ जजेस। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है? आगे देखते हैं हम इसकी इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस भी बिल्कुल सेम है। इसमें जो आईपीसी में पहले दे रखी थी वही इलस्ट्रेशन है, देख लेते हैं। अ मैजिस्ट्रेट exercising jurisdiction in respect of charge on which he has power to sentence, to fine, or to imprisonment with or without appeal is a judge। मतलब ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास किसी को सजा देने की पावर हो, जिसके ऊपर फाइन देने की पावर हो, जिसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट देने की पावर हो, वो मजिस्ट्रेट क्या कहलाया जाएगा? वो मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा जज। ये बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन हमारी कहती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 लाइफ के बारे में। और ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आईपीसी में 45 की थी, सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी। क्या कहती है ये डेफिनेशन?
ये डेफिनेशन कहती है लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग की लाइफ, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे क्या हमें देखना है, लाइफ किसकी मानी जाएगी, ह्यूमन बीइंग की मानी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 18, जो कि बात करता है लोकल लॉस की। और ये आईपीसी में कहाँ गिवन था, ये आईपीसी में गिवन था सेक्शन नंबर 42 के अंदर। सेक्शन नंबर 42, लोकल लॉस का मतलब क्या, मीन्स द लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। एक निश्चित स्थान के लिए लॉ बनाए गए हैं जिसका एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया पर हो, उससे मतलब नहीं है, उस पर्टिकुलर रीजन पे होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको सिंपल सिंपल स्टेट लॉस। अगर वो राजस्थान का है तो वो सिर्फ राजस्थान में एप्लीकेबल होगा, यूपी का है तो वो खाली यूपी पे एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 19, मैन। अब इसमें एक ट्विस्ट है, इससे पहले आईपीसी के अंदर जो डेफिनेशन दी गई थी वो मैन और वुमेन दोनों की एक साथ दी गई थी, और वो दी गई थी सेक्शन नंबर 10 के अंदर। इससे पहले आईपीसी में सेक्शन नंबर 10 था जो कि बात करता था मैन एज वेल एज वुमेन, दोनों की बात करता था। लेकिन जैसे अभी हमने देखा था कि एक्ट और ओमिशन को भी इन्होंने अलग अलग कर दिया है, वैसे ही इन्होंने मैन और वुमेन को भी अलग अलग कर दिया है। तो क्या किया है वो भी देख लेते हैं। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब वैसे ही जैसे मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज मेल हो वो मैन हो गया, तो वैसे ही फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज वुमेन हो जाएगी। बस इनका अब जो है एलोकेशन अलग अलग कर दिया है, अब वो आगे कहाँ आएगी वो हम बाद में देखेंगे। अब अगली डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, मंथ एंड ईयर। पहले ये डेफिनेशन थी ईयर कॉमा मंथ के नाम से, अब इसको कर दिया मंथ एंड ईयर। पहले इसकी एलोकेशन थी सेक्शन 49, और इसको हम जानते थे ईयर कॉमा मंथ के नाम से। अब इसका नाम कर दिया गया है मंथ एंड ईयर। क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। Wherever the word month or the word year is used, it is to be understood that month or year is to be reckoned according to the Georgian calendar। जहाँ पे भी मंथ की बात की गई हो, जहाँ पर भी ईयर की बात की गई हो, तो उसको किस तरीके से समझा जाएगा, जैसे कि वो जॉर्जियन कैलेंडर में दिया गया है। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 21, मूवेबल प्रॉपर्टी। आईपीसी की अगर हम बात करें तो इसकी एलोकेशन थी सेक्शन नंबर 22 के अंदर। कहाँ पे थी, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी। अब इसकी एलोकेशन यहाँ पे है सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। क्या कहती है मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या लिखा है इसमें, एक्सेप्ट, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सक्लूड, आप समझ सकते हैं इसको। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा इसको समझना जरूरी है। लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जमीन से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ,
ऐसी कोई वस्तु जो जमीन से जुड़ी हुई के साथ जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारी जमीन है, ये एक दीवार है, एक घर की दीवार है सपोज, ये आपका घर है किसी का, और ये खिड़की है, ये गेट है। अब ये घर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है। अब ये जो विंडो है और ये जो गेट है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ गए। क्यों? क्योंकि ये उस चीज से जुड़े हुए हैं जो जमीन से जुड़ी हुई है। जमीन से क्या जुड़ी हुई है? दीवार। तो इससे क्या जुड़े हुए हैं? खिड़की और दरवाजे। तो ये भी इमूवेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे, मूवेबल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 22 नंबर की बात करता है। इसकी एलोकेशन पहले सेक्शन नंबर 9 के अंदर थी, अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर आ गई है। देख लेते हैं ये भी क्या बोलता है। आईपीसी सेक्शन 9 क्या बोलता है? अनलेस द कंट्री अपीयर्स, जब तक कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता तब तक, वर्ड importing the singular number includes the plural number and the word importing the plural number includes the singular number। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे हमें सिंगुलर दिखाई देगा वहां पे हम प्लूरल एज्यूम करेंगे, और जहां पे प्लूरल दिखाई देगा वहां पे हम सिंगुलर एज्यूम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 ओथ। इसकी पहले एलोकेशन थी सेक्शन नंबर 51 के अंदर। आईपीसी 51 क्या बोलता है? includes a solemn affirmation substituted by the law for an oath and any declaration required authorized by law to be made before public servant। मतलब कोई भी अफर्मेशन हो विधि के द्वारा, कोई भी डिक्लेरेशन हो किसी भी विधि के द्वारा मान्यता के अनुसार, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग किसी बंदे ने कोई डिक्लेरेशन दी हो, कोई शपथ ली हो, लेकिन किसके आगे ली हो वो जरूरी है। किसी पब्लिक सर्वेंट के आगे ली हो, और वो ओथ, वो अफर्मेशन कहाँ यूज हो रही है? टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ अ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट और नॉट। मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट के आगे यदि कोई व्यक्ति ओथ लेता है, शपथ लेता है, एफर्म करता है, कोई डिक्लेरेशन करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जो उसने ओथ करी है वो किसी कोर्ट में यूज की जाएगी या नहीं की जाएगी, तो वो अफर्मेशन, वो ओथ, वो डिक्लेरेशन क्या मानी जाएगी? वो मानी जाएगी हमारी ओथ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 ऑफेंस। इसकी एलोकेशन आईपीसी में थी सेक्शन नंबर 40 के तौर पे। आईपीसी section number 40 except in this chapter and section mentioned on subsection A and B, the word offense means a thing made punishable by the संहिता। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसका सबसेक्शन याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ओमिशन है, पहले इसकी एलोकेशन एक्ट और ओमिशन की थी, अब एक्ट हो गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और ओमिशन आ गया है
सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 में। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, अब दोबारा बता देता हूँ। ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। पहले इसकी एलोकेशन थी आईपीसी के 33 में, जिसके अंदर एक्ट और ओमिशन दोनों थे। आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन, पर्सन। पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्सन के अंदर क्या क्या आएगा? कंपनी आ जाएगी, एसोसिएशन आ जाएगा, बॉडी ऑफ पर्सन आ जाएगा, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे वो ना हो, क्या माना जाएगा? पर्सन माना जाएगा। अब पर्सन आईपीसी में कहाँ गिवन था? पर्सन आईपीसी में गिवन था सेक्शन नंबर 11 के अंदर, आईपीसी सेक्शन 11। ये बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक, सेक्शन 2 सब सेक्शन 27। आईपीसी में इसकी एलोकेशन थी सेक्शन 12 के अंदर। आईपीसी सेक्शन 12 क्या कहता है? पब्लिक, पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। कोई चेंज नहीं है डेफिनेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली डेफिनेशन आ रही है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से क्वेश्चन बनते बनते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट। इसकी आईपीसी में एलोकेशन थी सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। आईपीसी सेक्शन 21 जो कि बात करता है पब्लिक सर्वेंट। अब वो क्या क्या करता है वो हम देख लेते हैं। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सब क्लॉज ए, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी नेवी एयरफोर्स। आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर कमीशन हर एक आदमी क्या माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। दूसरा, बी, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय मेंबर ऑफ अ बॉडी, या तो वो खुद या बॉडी ऑफ मेंबर्स, एनी एडजुडिकेटेड फंक्शन। मतलब पहला तो हो गया डिफेंस में जो भी कमीशन्ड पर्सन है आर्मी नेवी एयरफोर्स के, वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। ये हो गया पहला। दूसरा हम बोलेंगे कोई भी जज हो, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे वो बॉडी ऑफ मेंबर के फॉर्म में हो, वो भी क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो ये दो हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरे में बोल दिया कि भैया जज तो है ही, उसके साथ साथ जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट्स हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। कैसे? बी, सी, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, receiver, commissioner, who is whose duty it is as such officer to investigate, to report on any matter of law or fact, or to make authenticate, to keep any document, to take charge or dispose। मतलब बी में तो हमने ये देखा कि वो जज साहब भी पब्लिक सर्वेंट हैं। अब साथ साथ हमने ये भी देखा सी के अंदर कि भैया जो कोर्ट के अंदर कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, लाइक लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, तो वो भी क्या माने जाएंगे? वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। तो ये हम तीन लिख लेते हैं। लिक्विडेटर भी पब्लिक सर्वेंट है, रिसीवर भी है और कमिश्नर भी है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, टू एडमिशन एनी ओथ, टू इंटरप्रेटेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन अ कोर्ट, एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज। तो अभी हमने देखा कि इसके अंदर ये भी बोल दिया गया है कि कोर्ट का कोई भी ऑफिसर भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा। आगे बढ़ते हैं।
डी में कह दिया गया है कोई भी एसेसर, कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। मतलब कोई भी पंचायत का मेंबर, कोई भी एसेसर जो कि कोर्ट को सहायता कर रहा हो, वो भी क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। ये हो गया नंबर 4। अगला, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court by any other competent public authority। मतलब किसी आर्बिट्रेटर को यदि किसी कोर्ट ने कोई मैटर रेफर किया है, तो वो आर्बिट्रेटर भी कौन होगा? वो आर्बिट्रेटर भी पब्लिक सर्वेंट होगा। ये हो गया हमारा 5 नंबर। अगला, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ which he is empowered to place or keep any person in confident confinement, सॉरी। तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा, ये कौन है आदमी? जेलर। ये भी कौन हुआ? पब्लिक सर्वेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट whose duty it is as such officer to prevent offence, to give information of offence, to bring offender to justice or to protect public health, सेफ्टी और कन्वीनियंस। तो ये कौन हो गए? ये हो गए हमारे पुलिस वाले, पुलिस पर्सन्स। ये भी कौन हुए? पब्लिक सर्वेंट हुए। आगे बढ़ते हैं। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और टू टेक एनी सर्वे, assessment or contract on behalf of government or to execute any revenue process, to investigate or to report on any matter affecting the peculiar interest of the government or to make, authenticate or keep any document relating to the peculiar interest of the government or to prevent infraction of any law for protection of peculiar interest of the government, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो वो भी कौन होंगे? वो भी कौन होंगे? पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। आगे, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवी एनी रेट or tax for any secular common purpose of any village, town, district, or to make, authenticate, to keep any document for ascertaining of right of people of any village or town or district। ये भी कौन माने जाएंगे? मतलब ऐसा हर एक व्यक्ति जो कि कोई भी दस्तावेज रख सके, कोई भी दस्तावेज रिसीव कर सके, कोई सर्वे कर सके, कोई टैक्स लगा सके, तो वो भी कौन होंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे। आगे, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू विच ही एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एनी इलेक्टोरल रोल। मतलब सीधा सीधा बोल दिया गया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये कौन होंगे? पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। आगे, क्लॉज के, एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और remunerated by fees or commission for the performance by any public duty by the government, जिसको कि सरकार के द्वारा फीस मिलती हो, सरकार के द्वारा मानदेय मिलता हो, वो भी कौन होंगे? पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट, इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड सब क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ
गवर्नमेंट क्लॉज 1897, corporation established by under the central government or state act, गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 45 और 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन, person falling under any of the description made in this clause are public servant। पढ़ लिया अभी हमने। अब चाहे उसको सरकार ने नियुक्त किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन अगर वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। आगे, every person who is actual position of the situation of the public servant, whatever legal defect there may be in his right, or to hold that situation in the public servant, कोई दिक्कत नहीं है। Election means election for the purpose of selecting member of a legislative, municipal or other public authority, whatever character, the method of selection of which is by or under any law for timing in force। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, रीजन टू बिलीव, सेक्शन 2 सब सेक्शन 29, और इसकी एलोकेशन पहले थी सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी। बढ़ते हैं आगे। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव a thing if he has sufficient cause to believe that things but not otherwise। रीजन टू बिलीव तब माना जाएगा जब उसके पास पर्याप्त कॉज हो कि भैया हाँ इस पे हम बिलीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। खत्म। नेक्स्ट डेफिनेशन, सब क्लॉज सब सेक्शन 30 स्पेशल लॉ मीन्स एनी लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी हमने लोकल लॉ पढ़ा था, वो एक पर्टिकुलर लॉ के, वो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अभी ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एप्लीकेबल पूरे इंडिया में होगा। जैसे कि हमारे पॉक्सो हो गया, प्रोबेशन हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल कर रहा है, लेकिन वो एप्लीकेबल पूरे इंडिया में कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। आगे, सब सेक्शन 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और इसकी जो एलोकेशन थी स्पेशल लॉ की, तो वो कहाँ पे थी? वो थी सेक्शन 41 के अंदर। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की एलोकेशन कहाँ थी पहले? वैल्यूएबल सिक्योरिटी की एलोकेशन थी पहले सेक्शन 30 के अंदर। क्या लिखा है? means a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created। किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा हो, एक्सटेंड हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, रिस्ट्रिक्ट हो रहा हो, एक्सटिंग्विश हो रहा हो और रिलीज हो रहा हो, तो वो क्या होंगे? वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। और साथ साथ ये तो हमने बात करी कोई लीगल राइट क्रिएट, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश और रिलीज की, और साथ साथ क्या होगा? लीगल लाइबिलिटीज भी तो आएंगी। वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज नॉट सर्टेन लीगल राइट्स, तो वो क्या होंगे? वैल्यूएबल सिक्योरिटी होंगे। यहां तक बात समझ में आती है? इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, लिख दिया। एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल to any person who may become the lawful holder of it। The endorsement is valuable security। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पीछे उसने अपना नाम लिख दिया। आप जैसे नाम लिखा तो वो एंडोर्समेंट बन गया, और जैसे ही वो किसी तीसरे बंदे को मिलेगा और जिसके पास वो पाया जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एंडोर्समेंट हो रखा है और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब वो किसी के पास भी जाए, एंडोर्समेंट के तौर पे वो क्या मानी जाएगी? वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानी जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन,
सबसेक्शन 32 वेसल means anything made for the convenience by water of human being or property. इसकी एलोकेशन थी सेक्शन 48 आईपीसी। अगला देख, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 बात करता है वॉलंटरीली की। अब अगर हम देखेंगे तो आईपीसी में इसकी एलोकेशन थी सेक्शन 39 के अंदर। आईपीसी में सेक्शन 39 के अंदर क्या कहता है? A person is said to cause effect voluntarily when he caused it by means whereby he intended to cause it, or by means which, at the time of employing those means, he knew or had reason to believe to be likely to cause it. एक पर्सन कोई काम वॉलंटरीली करता हुआ तब माना जाएगा when he caused it by means where he intended, मतलब अपनी स्वयं इच्छा से अगर वो कोई काम कर रहा है, अपनी स्वयं इच्छा से किसी को वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और वो ये जानता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरी मर्जी से कर रहा हूँ और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा? वॉलंटरीली माना जाएगा। आगे क्या लिखा है? इलस्ट्रेशन ए सेट्स फायर बाय नाइट टू बी इन टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन। ए ने रात को किसी गांव में एक घर में आग लगा दी। चलो, क्यों लगा दी? फॉर अ पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी, रॉबरी करने के मकसद से ए ने एक गांव में किसी घर में आग लगा दी। एंड दस कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, अब उससे क्या हुआ? उस घर में एक आदमी रहता था और वो मर गया। अब यहाँ पर ए मे नॉट हैव बीन इंटेंडेड टू कॉज डेथ, अब हालांकि यहाँ पे ए की मंशा सिर्फ रॉबरी करने की थी, किसी की डेथ करने की नहीं थी, लेकिन फिर भी डेथ तो हो गई, तो क्या होगा? एंड मे इवन बी सॉरी फॉर दैट, अब उसको इस बात का पछतावा बहुत है कि मेरे इस काम से किसी की डेथ हो गई। अब तो क्या उसको इस बात की माफ़ी मिल जाएगी कि भैया मैं तो खाली रॉबरी करने गया था, डेथ तो हो गई। हैज़ बीन कॉज बाय हिज एक्ट, येट इफ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ही हैज़ कॉज डेथ वॉलंटरीली, उसने डेथ तो कर ही दी है भले ही उसकी इंटेंशन कुछ भी हो। ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट डेफिनेशन विल। आईपीसी में इसकी एलोकेशन थी 31 के अंदर, इसमें 34 के अंदर। एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, आईपीसी में 31। अगली डेफिनेशन वुमेन। आईपीसी में पहले मैन और वुमेन सेक्शन 10 में थे, अब मैन अलग हो गया है और वुमेन अलग हो गया है। मैन हम पढ़ चुके हैं, अब वुमेन बात कर रहे हैं। अब फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, और इसकी एलोकेशन थी पहले आईपीसी 10। अगली डेफिनेशन 36 wrongful gain means gain by unlawful means of a property to which a person gaining not legally entitled, और 37 wrongful loss, the loss by unlawful means of property which the person losing it legally entitled। और तीसरी डेफिनेशन 38 gaining wrongfully and losing wrongfully, a person is said to gain wrongfully when such person retain wrongfully as well as when such person acquired wrongfully. A person is said to be lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of the property as well as when such person is wrongfully deprived of the property। पहले आईपीसी में ये तीनों की तीनों डेफिनेशन है, ये वाली, ये और ये, पहले ये तीनों एक ही में मर्ज थी और इनका सेंट्रल एलोकेशन था सेक्शन 23। अब इनको अलग कर दिया गया है। रॉन्गफुल गेन का मतलब वो हो गया ऐसा पर्सन जो लीगली एंटाइटल था
जो लीगली एंटाइटल नहीं था, लेकिन उसको गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया है। रॉन्गफुली लॉस का मतलब ये था कि जो पर्सन लीगली एंटाइटल था लेकिन उसको नुकसान पहुंचाया गया है गलत तरीके से। तो ये बात हमें समझ में आती है। आगे देखते हैं। ये लास्ट डेफिनेशन है इस सेक्शन की, 39। वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन संहिता बट डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पहले सीआरपीसी थी, शैल हैव मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन देम टू एक्ट एंड संहिता। मतलब जो ऐसे वर्ड एक्सप्रेशन जो इस संहिता में नहीं दिए गए हैं लेकिन वो आईटी एक्ट में दिए गए हैं और वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे रखे हैं, जो कि पहले सीआरपीसी थी, तो क्या होगा, ऐसे ही माना जाएगा कि उसका जो इफेक्ट है वो इस संहिता के अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं डेफिनेशन पार्ट तक। बेसिकली हमने सेक्शन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। अब हम कल डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 का सेक्शन नंबर 3, जो कि कहेगा जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।